So very good morning to all of you. Today I am going to discuss some previous year questions for BSc first semester NEP students. Take which questions were asked from different universities or colleges. Okay. So let us start today's sessions. Now first question is, what are the conditions which an eigen function psi must satisfy? तो ये RGU राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में ये आपका ये क्वेश्चंस आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है. ठीक, तो इसमें हमें क्या लिखना है कि कंडीशंस क्या है जो आइगन फंक्शन सेटिस्फाई करेगा. आइगन फंक्शन साई किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था. एक इक्वेशन दिया था जिसको क्या बोलते हैं? एस साई इक्वल टू टी साई. इसकी कुछ कंडीशंस हैं. तो फर्स्ट कंडीशन ये कि द वेव फंक्शन साई सिंगल वैल्यू, that is for each value of the variables x y z there is only one value of x. ये सिंगल वैल्यू होना चाहिए. ठीक. सेकेंड कंडीशन क्या है? द वेव फंक्शन साई एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस. तो आप सीधे सीधे पॉइंट वाइज सिंगल वैल्यू, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड साई मस्ट वैनिशेस एज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. सो दीज आर द सम एक्सेप्टेबल conditions for wave functions, or for a wave functions to be acceptable these are some conditions. ठीक, तो सिंगल वैल्यू मतलब ये होता है कि जस्ट सपोज आपसे अगर हम कहें कि x स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो x की वैल्यू क्या आएगा? तो आप कहेंगे 4. नहीं, हम कहेंगे यहाँ में क्या आएगा? +4 और -4, क्योंकि इसका पावर 2 है. ठीक, तो यहाँ में दो वैल्यू पॉसिबल है. इसीलिए आगे पढ़ेंगे कि मैक्स बॉर्न ने क्या किया था? मॉड ऑफ साई स्क्वायर, मतलब मॉड अगर आप +4 लेंगे तो भी क्या आएगा? 4. मॉड ऑफ -4 लेंगे तो भी क्या आएगा? 4. इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू. एक पार्टिकुलर पॉइंट पे साई की एक की वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, जो मैथमेटिक्स में हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हैं. और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैनिशेस एट इन्फिनिटी. तो हमें ये जैसे इसको 3 पॉइंट वाइज में लिख देना है. क्लियर? ठीक, तो वेव फंक्शंस क्या होते हैं डिफाइन कर दीजिए. श्रोडिंगर ने दिया था, इक्वेशन लिख दीजिए. आप चाहे डिटेल भी लिख सकते हैं और ये पॉइंट वाइज लिख देना है. ठीक है, चलिए सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ. So that the radius of electron in Bohr's first orbit is 0.529 angstrom. This is known as the Bohr radius. तो ये जो बोर ने अपने postulates में डिफाइन किया था, angular momentum mvr equal to nh upon 2 pi. वहीं से उन्होंने मैथमेटिकली ये निकाल के रेडियाई का फॉर्मूला बताया था कि हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 हो गई, फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 हो गया, तो उसकी रेडियाई अगर हम निकालें तो ये हमें मिल जाता है 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो ऑलरेडी मैंने ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स थ्योरी में आपको डिस्कस किया हुआ है. तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जाइए और इस टॉपिक का डेरिवेशन आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन है. बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स का पास्टुलेट्स लिखो, इसका पास्टुलेट्स डिराइव एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन, या फिर उसी में आपको सिर्फ 0.529 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जाइए, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का टॉपिक देखिए, वहां में ये सब आपको डिराइव किया हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा यहाँ में चेंज कर दिया. चलिए नेक्स्ट. What are quantum numbers? Explain their significance. Write the values of all 4 quantum numbers for the valence electron of potassium. चलिए क्वांटम नंबर क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml और स्पिन क्वांटम नंबर ms. ठीक, तो ये सब भी ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. आप एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट में जाइए, क्वांटम नंबर टॉपिक को देखिए, वहां में आपको ये सारा डिटेल्स पॉइंट वाइज मिल जाएगा. इस क्वेश्चन को देखिए. पोटेशियम के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर इस तरह का अगर आपका आएगा तो पहला काम हमें कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है. पोटेशियम, तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ठीक, उसके बाद क्या आएगा बोलिए? 3d नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? 4s1. तो ये आपका आर्गन 18 हो गया. उसके बाद आ गया 4s1. अब आपके लिए देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है. राइट द वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो नो डाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया? 4s. अब 4s के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखना है, तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे बोलिए? सीधा सीधा 4. l की वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल है तो नो डाउट 0. तो आप वीडियो देखेंगे तो हमें डिस्कस किया हुआ l इक्वल टू 0 1 2 3. 0 है मतलब s ऑर्बिटल, 1 है तो p, d के लिए क्या लेंगे? 2 है तो d, और l की वैल्यू 3 है तो क्या आएगा? 1 एंड ओनली f.
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन L, -L टू +L, इसलिए 0 है तो 0, और स्पिन क्वांटम नंबर +12 और -12, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो इस तरह का कोई भी एलिमेंट आपको दे देगा, उसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जिस ऑर्बिटल में जा रहा है उसके लिए L की वैल्यू, N हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 जिसको पीरियड बोलते हैं, आगे में जो लिखा रहेगा नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4d ऑर्बिटल। तो अभी जैसे मैंने पीछे लिखा 4d, तो बोलिए N की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो नो डाउट 4। L की वैल्यू, उसके लिए हमें ये देखना है D, तो D है तो L की वैल्यू 0 1 2, ठीक 2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा एक्चुअली -L2 + L, बट आपको सिर्फ एक वैल्यू लिखना है तो आप हाईएस्ट वैल्यू लिख सकते हैं 0, यहाँ में आएगा +1। तो दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, बट हमसे एक पूछ रहा है तो जनरली हम +2 लिख देंगे। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर ms, तो +12 या -12। चलिए, इसी में अगर एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर आपको मान लीजिए 4dz² लिखा होता, n की वैल्यू क्या लेंगे 4, L की वैल्यू D है तो क्या लेंगे 2, बट याद रखिए ml की वैल्यू यहाँ में सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। dz के लिए ml की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3d एंड 5p। तो आप ये लिख के हमें बता दीजिए। तो ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस। ठीक, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शंस। तो वेव फंक्शन से 2-3 तरह का क्वेश्चन आता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखिए, वेव फंक्शंस क्या होते हैं डिफाइन कर दीजिए, उसकी लिमिटेशंस, उसकी कंडीशंस अभी जो पीछे डिस्कस किया। Take single valued continuous and must be vanishes as infinitive. Then now significance of the wave function psi and psi square. So देखिए psi in Schrodinger wave equation by itself has no physical significance except that it represents the amplitude of electron wave. ठीक, however the square of the wave function psi square gives the probability of finding an electron of a given energy E in a region around the nucleus. ये मैक्स बॉन्ड ने दिया था, according to Born, mod of psi square should be treated as proportional to the probability of finding a particle at a point of a given moment. मतलब around the 3-dimensional region, around the nucleus 3-dimensional region where the probability of finding an electron is maximum. उसी को नाम बोलते हैं हम orbital. So orbital is defined as the 3-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding an electron of given energy is maximum. ठीक, तो साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है कि मॉड ऑफ साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डिटेल्स हमें मेजर्स आगे आप जाएंगे 4th या 5th सेमेस्टर में आएगा, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक, तो हमें इस पॉइंट वाइज ऐसे लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल वेव फंक्शन। So radial wave function gives the distribution of the electron as a function of distance r from the nucleus. न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे आप जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसी को बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। जब एंगल में जाते हैं तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ 2 क्वांटम नंबर्स n and l, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड अजीमुथल क्वांटम number. इसलिए it may be expressed as radial wave function can be expressed as Rn for principal quantum number, L for azimuthal quantum number and a small r radius, take distance. Thus R10 represents the radial wave function of electron in 1s. अगर हमें 1s के लिए radial distribution function लिखना है तो नो डाउट अभी डिस्कस किया तो n की वैल्यू क्या आप लेंगे 1, L की वैल्यू क्या लेंगे 0, इसको हम क्या लिखेंगे R1, 0। ठीक, सिमिलरली मान लीजिए आपको कहीं अगर 2, 0 लिखा है तो ये हमें किसके लिए बता रहा है, 2 का मतलब 2 और 0 मतलब s, 1 का मतलब 1 और 0 का मतलब s। ठीक, चलिए 2 अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब 2 का मतलब क्या हो गया 2 और 1 का मतलब क्या हो गया 2p। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे, इसी को बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, अब इनका प्लॉट देखें अगर यहाँ पे तो देखिए फॉर 1s ऑर्बिटल्स रेडियल वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s ऑर्बिटल्स, तो 1s के लिए n की वैल्यू 1 हो गया, l की वैल्यू 0 हो गया। तो देखिए जैसे जैसे आपका क्या यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना डिस्टेंस,
ठीक। तो ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s के लिए हमारा ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक। 2s के लिए अगर हम यहाँ पे ऐसे निकालें तो 2s के लिए देखिए यहाँ पे क्या डिक्रीज कर रहा है, नो डाउट, बट एक ऐसा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जहां में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नोड। तो नोड इज द रीजन या प्लेन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक। वो एक ऐसा रीजन है, प्लेन है, जहां में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो 2s के पास कितने नोड्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गया, 1। या नोड हम ये भी कहते हैं कि जहां में ये कर्व आपका साइन चेंज करेगा, साइन चेंज का मतलब प्लस से माइनस, माइनस से फिर प्लस, उसी को बोलते हैं नोड। तो 1s के लिए हमें ये कर्व बना देना है, और देन 2s ऑर्बिटल्स के लिए हम ऐसे कर्व बना सकते हैं। याद रखिए 2s में आपका एक नोड आएगा, ठीक, 1s में कोई नोड नहीं आएगा। ठीक है। Now give reason for the stability of completely filled and exactly half filled orbitals। तो इसके लिए हॉर्न्स लॉ, हाफ फील्ड हमें पता है कि और फुल फील्ड जो होते हैं क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 2 रीजन दिया था, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हाफ फील्ड होगा तो सिमेट्रिकली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड नो डाउट सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक। इसलिए आप करिए, आप क्रोमियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो क्रोमियम को क्या बोलते थे, 3d5 4s1। आब्बा रूल क्या कहता था, 3d4 4s2। ये गलत है। रीजन क्या देते हैं हमें, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डी के कितने हैं 5, तो आप 5, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, तो 1 2 3 4 5, इसी को बोलते हैं हाफ फील्ड। तो देखिए सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। अगर आप 3d4 बनाएंगे तो इसमें एक कम होगा, एक कम होगा मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक। इसलिए ये लेस स्टेबल है, तो ये लेस स्टेबल हो गया, ये और स्टेबल हो गया। और दूसरा उन्होंने क्या दिया था, एक्सचेंज एनर्जी। तो आप डिटेल्स आपको हमें मिल जाएगा एक्सचेंज एनर्जी। तो ये 2 रीजन है। ठीक। एक्सचेंज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। ठीक। उसी तरह ये वाला इसके साथ कर सकता है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला फिर इसके साथ, इसके साथ। तो अगर हाफ फील्ड है तो इसके लिए टोटल आपको एक्सचेंज एनर्जी 10 मिलेगा, मतलब एक्सचेंज का ऑप्शन 10 है। जितना ज्यादा एक्सचेंज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक। तो ऑलरेडी आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, 250 ml, ml मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक। 300 केल्विन लिखा है मतलब टेम्परेचर। यूजिंग वान डर वाल्स इक्वेशन, आपको यहाँ लिख दिया कौन सा गैस इक्वेशन यूज करना है, वान डर वाल्स। व्हाट विल बी द प्रेडिक्टेड बाय आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरा आपको ये आइडियल गैस से भी पूछ रहा है। वान डर वाल कांस्टेंट A और B की वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट केस अगर मान लें हम आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे तो नो डाउट हमें पता है PV इक्वल टू nRT। यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, P, तो P निकालना है तो क्या हमें चाहिए, nRT बाई P। ठीक। R की वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, नो डाउट इसमें लीटर में चाहिए। n हमें नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया। अगर जैसे सपोज क्वेश्चन में लिख दिया होता 2 मोल्स 1 मोल्स 3 मोल्स तो कोई टेंशन नहीं, आपका काम आसान है। नहीं दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास बाई मोलर मास, मास कितना दिया है 16, मोलर मास कितना होता है मीथेन का 16, कितना आ गया 1 मोल। वॉल्यूम कितना आपको दिया है 250 ml, हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये बन गया लीटर। अब सारी वैल्यू रख के हमें सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा। ठीक। चलिए सेकंड वान डर वाल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर, बोलिए क्या पड़ा था, V माइनस NB इक्वल टू nRT। नंबर ऑफ मोल्स आपको 1 मोल 2 मोल्स 3 मोल्स 10 मोल्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो ठीक है। नहीं दिया है तो आपको मास देगा, गैस का नाम देगा, निकाल लीजिए। A और B की वैल्यू दिया रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम आपने निकालना ही है, प्रेशर आपसे पूछ रहा है, तो आप सॉल्व करके आंसर आप हमें बता दीजिए कितना आएगा। ठीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द टेम्परेचर एट विच 3 मोल्स ऑफ द, अब आपको यहाँ में आसान है, तो ये क्या है, n की वैल्यू हो गई 3 मोल्स, वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, कुछ नहीं करना, पका पकाया है, लीटर में दे दिया। प्रेशर 15 एटमॉस्फेरिक, P हो गया, R की वैल्यू पीछे आपने यूज किया था। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द
टेम्परेचर, आइडियल लिख दिया तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, हमें क्या निकालना है टी, तो टी क्या मिल जाएगा आपको पीवी बाई एन आर। सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ है, रख के सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा केल्विन, आंसर आप हमें बता दीजिए कितना आएगा। ठीक ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो थ्योरी डी ब्रॉगली और हाइगनबर्ग तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली इक्वेशन न्यूमेरिकल्स, तो ये तो लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, मतलब मास आपको दे दिया है 150 ग्राम, यही आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड करिए, -3 से मल्टीप्लाई करिए, नो प्रॉब्लम। इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, बोलिए पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स, 1 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, तो 1 का एंगस्ट्रॉम मतलब -10 मीटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ये हमें एमकेएस में रखना है, तो मास को केजी में रखना है, याद रखिए। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो आएगा उसको हमें मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। फॉर्मूला क्या था, हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, h अपॉन 4 पाई m, रख दीजिए। हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी, ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा 4 पाई m इंटू डेल्टा x, सब कुछ आपको दिया हुआ है, रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आप हमें बता दीजिए कितना आएगा। ठीक हो जाएगा। चलिए, और डिटेल्स के लिए आप ये प्लेलिस्ट में जाइए, वहां का वीडियो देख सकते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट्स अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज अप्रॉक्सीमेटली 3 एंगस्ट्रॉम। तभी जैसे पीछे किया सेम वही क्वेश्चन, एच की वैल्यू दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दिया है, वो भी आपको याद नहीं करना है। डेल्टा भी हमें निकालना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना लेंगे, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा 3 इंटू एंगस्ट्रॉम, तो 10 टू द पावर -10 मीटर। सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज करना है, तो h अपॉन 4 पाई m। ठीक, आपको क्या पूछ रहा है, डेल्टा v ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4 पाई m इंटू डेल्टा x, सॉल्व कर दीजिए, करके आंसर हमें बता दीजिए। ठीक हो जाएगा। चलिए, क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर वाटर आर टीसी, देखिए यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स भी है, जैसे मैंने क्लास में ही बोला है, पीसी वीसी आपको दिया है। कैलकुलेट वान डेर वाल्स कांस्टेंट, तो एक थ्योरी क्वेश्चन होता है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन वान डेर वाल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ठीक, ये लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन या फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल्स, तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। थ्योरी पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। चलिए, न्यूमेरिकल्स टीसी पीसी वीसी आपको दिया रहेगा, तो वान डेर वाल कांस्टेंट ए और बी पूछेगा, तो बोलिए टीसी क्या था, 8a अपॉन 27 आर बी। ठीक, पीसी a बाई 27 बी स्क्वायर, और वीसी क्या था 3c। बट आपको डायरेक्टली आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है कि अगर आपको b निकालना है तब तो पता है ना, bc को 3 से डिवाइड कर दीजिए, और a निकालना है तो 3pc vc स्क्वायर, इसको फॉर्मूला की यूज करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो वान डेर वाल कांस्टेंट a निकालना है तो 3pc vc स्क्वायर, pc आपको दिया है, vc आपको दिया हुआ है, रख के सॉल्व कर लीजिए। b निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, vc क्रिटिकल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो डेरिवेशंस लॉन्ग क्वेश्चन डिराइव करो या फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ न कुछ हमें मिलता ही रहता है। चलिए, derive van der Waals gas equations, explain the behavior of real gases by van der Waals equation। तो van der Waals ने दो करेक्शन किया था, प्रेशर करेक्शन, यहाँ हेडिंग डाल के आपको निकाल देना है प्रेशर करेक्शन, और दूसरा क्या किया था, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम में उन्होंने माइनस किया था, क्योंकि एक्चुअली आइडियली हम वॉल्यूम क्या कर रहे थे, ज़्यादा मेजर कर रहे थे, तो V माइनस एन बी आ गया। यहाँ में क्या, प्रेशर हम कम मेजर कर रहे थे, ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया, दोनों मिला दिया, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू बी माइनस एन बी इक्वल टू
NRT। ऑलरेडी आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक। हाँ, इसी में आपका अलग अलग क्वेश्चन भी एट मॉडरेट टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ये सब भी आपको कंडीशन दे के पूछता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट A एंड B, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर आते रहते हैं। तो ऑलरेडी ये आपको प्लेलिस्ट वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक। चलिए, डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके लिए आया था? The extent to which a real gas departs from the ideal behavior may be depicted in terms of a new function called the compressibility factor, जिसको बोलते हैं Z, ठीक। Now Z is defined as PV by RT, 1 मोल के लिए लिख रहे हैं। अगर आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? 1। अगर रियल गैस है, नॉन आइडियल है, तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या? Z इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ से दो केस आता है, या तो Z शुड बी ग्रेटर देन 1 और Z शुड बी लेस देन 1, ठीक। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? हमें ये बताता है कि कोई गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डिपार्चर, कितना वो डेविएशन शो करता है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देखिए आप अगर आइडियल लिखेंगे तो PV आइडियल इक्वल टू NRT, और आइडियल गैस अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर एट STP, ठीक। बट एक्चुअल जब गैस का वॉल्यूम मेजर किया गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो 22.4 लीटर नहीं आता है। तो कितना वो Z को बोल सकते हैं कि कितना रियल में वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, डिवाइडेड बाय V आइडियल, यहाँ से भी आता है हमें। तो आइडियल गैस के लिए दोनों बराबर है, बट नॉन आइडियल है तो दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए Z इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक। क्लियर? तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें क्या बताता है कि कोई गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशन शो करता है। द रियल गैस डिपार्ट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से कितना वो डेविएशन शो कर रहा है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइडियल गैस है तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आएगा, नॉन आइडियल है तो उसके लिए नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ से दो केस होता है, Z ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, मतलब गैस हाईली कंप्रेसिबल है या लेस कंप्रेसिबल है, ठीक। तो एक्चुअल डेबिट बात करेंगे अगर सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, तो इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मोलर वॉल्यूम, दैट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द गैस टू द कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम, कंसीडरिंग इट एज एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का मतलब क्या है? 22.4 लीटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट एक्चुअली उसका वॉल्यूम क्या आ रहा है? अगर इसके बराबर आ रहा है, तो मान लीजिए आप कोई गैस है, ठीक, आपने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया 22.4 लीटर आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये आइडियल है। बट अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं आ रहा, अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये तो रियल है, ठीक है। Now, in general, the value of Z compressibility factor increases with pressure. Pressure बढ़ाने से बढ़ेगा and decreases with temperature. क्योंकि ये Z को डिफाइन ही किया गया है, तो वेरिएशन की बात अगर क्वेश्चन में आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिनोमिनेटर में है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। प्रेशर कहाँ में है? न्यूमरेटर में है, ठीक। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो Z की वैल्यू क्या होगा? मैथमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हमें इतना पॉइंट लिख देना अगर शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन जो भी आपको पूछता है, ठीक। क्लियर? तो ये था आज का हमारा सेशन। तो जस्ट इन शॉर्ट्स में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टेट्स ऑफ मैटर, बाकी आप दोनों का प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कंप्लीटली वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, थैंक यू।